यूज 10 to 11:30 जो स्कीमा मैंने बनाया था उसके अंदर आ गए। और अगर मैं यहाँ पर देखूं सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद हम कॉलम या कॉलम्स के नेम बताते हैं जिन जिन कॉलम्स का डेटा हम देखना चाहते हैं, है ना। अगर मैं एस्ट्रिक लगाऊंगा तो एस्ट्रिक का मतलब होगा कि सारे कॉलम सेम ऑर्डर में सेलेक्ट होकर आ जाएंगे। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। फिर मैंने आपसे कहा इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखिए। मान लीजिए मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, इंसर्ट इनटू टेबल नेम EMP वैल्यू, और यहाँ पर मैंने मान लीजिए 105 को और नाम कर दिया, मान लीजिए यहाँ पर मैंने चिंटू, सैलरी कर दी मान लीजिए 40,000। तो अभी ये बताइए क्या ये रिकॉर्ड एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट होगा या नहीं होगा? हो जाएगा, क्योंकि आपने ऐसा कोई कॉन्स्टेंट नहीं लगाया है कि एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंटर करेंगे, रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। अब जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये सेलेक्ट, जनरली हम ऐसा नहीं चाहेंगे, बट अभी तो आप सीख रहे हैं। अभी तो हमने बहुत सिंपल टेबल बनाई हुई है और उस टेबल पे हम लोग ये कर रहे हैं। अच्छा, कल आपने एक चीज और बताई थी कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि जब मैं किसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करूंगा तो उस रिकॉर्ड में जितने कॉलम्स आते हैं सबकी वैल्यू ना बताकर कुछ कॉलम्स की वैल्यू बता दूंगा, तो बाय डिफॉल्ट कॉलम नलेबल अलाउड करेगा। तो वो हम करके देखना चाहते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पर इंसर्ट इनटू टेबल का नेम EMP वैल्यू। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मुझे एम्प्लॉय आईडी पता है, मुझे एम्प्लॉय का नेम पता है, लेकिन मुझे अभी सैलरी नहीं पता उसकी। तो बस मैं इतना ही लिखकर इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो क्या ये हो पाएगा? अगर मैं भी इसको एंटर करूंगा तो इस क्वेरी में एरर आएगी। एरर ये आएगी कि भाई कॉलम काउंट मैच नहीं हुए हैं। आपके टेबल में 3 कॉलम है, तो कोई भी रो जब इंसर्ट होगी तो वो 3 कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करेगी, और ऐसा नहीं कर रही है कोई भी रो, तो ये एरर है। देखो, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट। कॉलम है 3 और एक नई रो जब इंसर्ट हो रही है तो उसमें हमारा वैल्यू कितनी है? तो सर ऐसे तो फिर हमें सारी कॉलम्स की वैल्यू बतानी पड़ेंगी, फिर नलेबल का मतलब क्या रहा? तो उसका मतलब होता है अगर आप सारे कॉलम्स के लिए अपने वैल्यूज नहीं बताना चाहते तो जिन जिन कॉलम्स के लिए बताना चाहते हैं इंसर्ट कमांड में जहां पर टेबल का नाम मेंशन किया जाता है उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर उन कॉलम्स के नाम बताइए जिनके लिए इंसर्ट करना चाहते हैं, और जिस ऑर्डर में करना चाहते हैं उसी ऑर्डर बताइए। मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। तो अब ये वाली वैल्यू, ये 200 इस वाले कॉलम के लिए इंसर्ट होगी और ये वाली वैल्यू इस वाले कॉलम के लिए इंसर्ट होगी। दो ही कॉलम आप यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं, डेट मीन कि आप इन दोनों कॉलम की वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं, तीसरे कॉलम की वैल्यू इंसर्ट नहीं करना चाहते। तो इस तरह से मिसिंग वैल्यू के साथ हम किसी रो को इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये इंसर्ट हो जाएगी। अब अगर मैं सेलेक्ट क्वेरी चलाकर देखूंगा तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी आ गई, नेम आ गया, और सैलरी आपने नहीं बताई थी तो ये नलेबल कॉलम हो गया। नल वैल्यू मतलब मिसिंग वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू आपने नहीं बताई। अच्छा, अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक नई रो इंसर्ट करूँ,
जिसमें एम्प्लॉय का नेम हो, एम्प्लॉय की सैलरी हो, आईडी अभी नहीं पता मुझे। तो बताइए इंसर्ट कमांड में क्या क्या चेंजेस करने होंगे। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, अब इसके बाद क्या लिखूंगा, मुझे नई रो इंसर्ट करनी है जिसमें नेम और सैलरी बतानी है, आईडी नहीं बतानी। तो टेबल नेम के बाद उन कॉलम्स को बताएंगे जिनकी वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो, और जिस ऑर्डर में करना चाहते हो उस ऑर्डर में बताएंगे। मान लो मैं चाहता हूँ पहले एम्प्लॉय सैलरी इंसर्ट हो, फिर एम्प्लॉय का नेम इंसर्ट हो। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यू, अब उसी ऑर्डर में बता दीजिए सैलरी। सैलरी मान लो 19,000 कर दी, और नेम मान लीजिए मैंने एबीसी कर दिया। तो अब इस बार इंसर्ट कमांड से जो दो कॉलम्स की वैल्यू इंसर्ट होंगी वो सैलरी कॉलम होगा और नेम कॉलम होगा। आईडी आपने नहीं बताया है इसलिए आईडी कॉलम नहीं होगा। इस बार इसके अंदर नल आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी रो को जब इंसर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जितने कॉलम्स हैं हर कॉलम के लिए वैल्यू बताते हैं। और अगर किसी कॉलम के लिए आप वैल्यू नहीं बताना चाहते हैं तो आपको पहले टेबल के नेम के साथ उन कॉलम्स के नेम्स को स्पेसिफाई करना होता है जिनके लिए बताना चाहते हैं। तब आप उन कॉलम्स को वैल्यू देंगे और जिनको नहीं दिए उनके लिए ऑटोमेटिकली मिसिंग मान लिया जाएगा, दैट मींस नल मान लिया जाएगा। अब मान लीजिए हम सेलेक्ट कमांड में कुछ रोज को फिल्टर करना चाहते हैं, या सेलेक्ट कमांड से जो रोज का ऑर्डर आया है उनको मैनेज करना चाहते हैं, तो ये किया जा सकता है। मैंने दो बात बोली। पहला, मैं चाहता हूं कि सेलेक्ट कमांड से जो रोज आई हैं उन पर कुछ कंट्रोलिंग हो। लाइक मैं सारी रोज नहीं चाहता, फिल्टर करना चाहता हूँ, या मैं रोज को दिखाना तो चाहता हूँ लेकिन उनको एक ऑर्डर में लगाकर दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है पहले वो रोज आए, और जिनकी सैलरी कम है वो सबसे लास्ट में आए। तो मैं रोज को सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहता हूँ। कोई भी एम्प्लॉयर, कंपनी का मालिक अपनी कंपनी में काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को ज्यादा बार सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहता है। वो चाहता है उन एम्प्लॉयज को देखना जो ज्यादा सैलरी लेते हैं, क्या उतनी सैलरी लाइक वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं, ये वो देखना चाहेगा। तो हम अगर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कमांड से जो कॉलम्स आते हैं उनका ऑर्डर तो यहां से डिसाइड करते हैं। अगर मैं एस्टेरिस्क लगाऊंगा तो कॉलम उसी ऑर्डर में सेलेक्ट होकर आएंगे जिस ऑर्डर में टेबल में आपने क्रिएट करे थे। और अगर मैं ऑर्डर बदलना चाहता हूँ, कॉलम के ऑर्डर को बदलना चाहता हूँ, कॉलम्स को फील्ड भी कहते हैं, तो फील्ड के ऑर्डर को बदलना चाहता हूँ तो मैं एस्टेरिस्क की जगह पर जिस ऑर्डर में सेलेक्ट करना चाहता हूँ उस ऑर्डर में लिख देंगे। मान लीजिए मैं चाहता था पहले सैलरी आए, उसके बाद एम्प्लॉय का आईडी आए, उसके बाद एम्प्लॉय का नेम आए, और ये तीनों कॉलम कहाँ से सिलेक्ट करने हैं, फ्रॉम ईएमपी टेबल से सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये तीन कॉलम्स इसी ऑर्डर में सेलेक्ट होंगे। रोज कितनी सेलेक्ट होंगी, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कमांड सारी रोज को ही हमारा फैच करेगी। सिर्फ अभी आपको ये बताना है कितने कॉलम किस ऑर्डर में आएंगे। तो अब आपने पहले सैलरी कॉलम को सेलेक्ट किया, ये आ गया। आईडी कॉलम को सेलेक्ट किया, ये आ गया। नेम कॉलम को सेलेक्ट किया, ये आपका। ठीक है, तो कॉलम्स के ऑर्डर आप यहां से बताते हैं। ठीक है, अब सर मैं रोज का ऑर्डर भी बताना चाहता हूँ,
कैसे बताएंगे? कॉलम्स का ऑर्डर जो डिफॉल्ट है टेबल में वो भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो हमने कहा चलो फिर सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम ईएमपी पर आओ ना, इससे सेम ऑर्डर में हमारे कॉलम सेलेक्ट होकर आएंगे। रोज का ऑर्डर बनाने के लिए ऑर्डर बाई एक क्लॉज होती है, सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम ईएमपी। उसके बाद हम क्या क्या लगा सकते हैं, उसके बाद हम बहुत सारी चीजें जो लिख सकते हैं, जैसे एक है वेयर लगा सकते हैं, ऑर्डर बाई लगा सकते हैं ना, लिमिट लगा सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर लिखी जा सकती हैं। सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम ईएमपी, इतना करने से इसका मतलब है आप सारी रोज के साथ सेलेक्ट कमांड को रन कर रहे हैं। अगर आप अपने रोज को लेकर कोई भी ऑपरेशन करना चाहेंगे तो उस ऑपरेशन से रिगार्डिंग जो भी है वो टेबल नेम के बाद आपको यहाँ लिखना होगा। तो सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, इसके बाद अगर कुछ लिख रहे हैं तो वो रोज के लिए हमारा मैटर करेगा कि रोज कैसे मैनेज हो रही है उनको बताएगा। तो यहां पर अभी मैं लिखूंगा ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई बोलते समय शायद हम प्रोनाउंसिएशन एक जैसा लें ऑर्डर बाई, क्योंकि जब लिखा जाएगा तो ऑर्डर और बाई के बीच में स्पेस है, एक साथ इनको नहीं लिखेंगे, एक साथ लिखने पर एरर आ जाएगी। ठीक है, ऑर्डर स्पेस बाई। आपको ये किसका ऑर्डर बताने की कोशिश कर रहा है? ये ऑर्डर बताने की कोशिश कर रहा है रोज का। तो ऑर्डर कीवर्ड रोज का ऑर्डर कंट्रोल करता है। अब ये बताओ रोज का ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए? भाई आपके टेबल में 3 कॉलम है, आईडी कॉलम है, नेम कॉलम है, सैलरी कॉलम है। पहले कौन सी रो आए? जिसका नाम सबसे बड़ा है, या जिसकी आईडी सबसे बड़ी है, या जिसकी सैलरी सबसे बड़ी है? बताना पड़ेगा ना। आप जो चाहते हैं बाई, बाई माने द्वारा, किसके कॉलम के द्वारा आप अपनी रोज को ऑर्डर देना चाहते हैं, तो बाई के आगे आप उस कॉलम का नाम बताएंगे जिस कॉलम के अकॉर्डिंग आप अपनी रोज के ऑर्डर को लाना चाहते हैं। इसलिए दो अलग वर्ड है हमारे, ऑर्डर अलग है और बाई अलग है। तो ऑर्डर बाई कॉलम का नाम, बाई के बाद स्पेस देकर कॉलम का नाम एम्प्लॉय सैलरी। अब एम्प्लॉय सैलरी कॉलम के बेस पर आपकी रोज का ऑर्डर लगाया जाएगा, लेकिन असेंडिंग लगाएं कि डिसेंडिंग लगाएं ये आपको और बताना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्पेस देकर ऑर्डर असेंडिंग देना है, ए एस सी। एएससी कीवर्ड होता है असेंडिंग ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए, एएससी। तो इस पूरी क्वेरी का मतलब हो गया कि एम्प्लॉय टेबल से सारे कॉलम उसी ऑर्डर में सिलेक्ट होकर आएंगे जिस ऑर्डर में टेबल में थे, और सारी रोज सेलेक्ट होकर आएंगी, लेकिन रोज का जो ऑर्डर है वो सैलरी के असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाई देगा। तो जो मिसिंग वैल्यू वाली रो है वो सबसे पहले आएंगी, उसके बाद सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर उनसे बड़ी है। अब अगर यहां पर कहा जाए कि सर दो सैलरी सेम है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, तो इन दोनों रोज में कौन सी रो पहले आएगी? ये कैसे डिसाइड होगा कि इन दोनों में पहली रो कौन सी होगी? तो यहाँ पर 107 सोनू, फिर 105 टिंकू, 107 ये रही, और 105 वाली आपकी। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में ऐसी सिचुएशन आने पर जो रो पहले इंसर्ट हुई होगी वो पहले आपको दिखा दी जाएगी। तो पहले कौन सी आई होगी इन दोनों में से? ये वाली रो आई होगी टेबल के अंदर, इसलिए पहले आ गई। अच्छा, अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर दिखाना चाहूं तो क्या लिखूंगा? DES। अब हमारा जो रोज का ऑर्डर है वो सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया।
अब मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि हम जहां पर दो रोज में सैलरी सेम है, तो बाय डिफॉल्ट उन दोनों में से वो रो पहले आ रही है जो पहले हमारी टेबल में आई होगी। क्या हम सेकंड प्रायोरिटी का कॉलम दे सकते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी पर हम रोज को इस कॉलम के डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं? अगर इस कॉलम में दो रोज में वैल्यू सेम है तो सेकंड प्रायोरिटी पर फिर उस कॉलम में आप यूज करेंगे। आंसर इज यस। अगर आप नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट जो रो पहले आई होगी वो आपको दिखा दी गई होगी। क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऑर्डर बाई ईएमपी सैलरी डिसेंडिंग, उसके बाद कॉमा, मान लीजिए मैंने कर दिया एम्प्लॉय आईडी असेंडिंग। यानी कि सबसे पहले क्या करना है, रोज को हमें सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है। अगर किसी भी रोज में सैलरी की वैल्यू सेम हो गई तो जब सैलरी की वैल्यू सेम होगी तो फिर आईडी के अकॉर्डिंग उन रोज में से पहले कौन आएगा ये डिसाइड किया जाएगा। और आईडी के किस ऑर्डर पे आप डिसाइड करना चाहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार इन दोनों रोज में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सैलरी सेम है, तो अब इन दोनों में एम्प्लॉय आईडी को चेक करेंगे। एम्प्लॉय आईडी का असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे कौन पहले आना चाहिए, फिर 105। इस बार 105 वाली रो पहले आएगी, ये वाली बाद में आएगी, उसके बाद फिर इसके अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाएगा। और सर अगर एम्प्लॉय आईडी भी सेम होती तो तीसरा कॉलम दे दीजिए। अगर सर तीसरा कॉलम भी सेम होता तो फिर जिस ऑर्डर में टेबल में इंसर्ट हुई होगी उस ऑर्डर को अपना पिक कर लेगा वो, लास्ट में तो वो सोल्यूशन होगा ही होगा। भले ही सारे कॉलम सब सेम हो, कोई तो पहले टेबल में रो आई होगी उनमें से, तो जो आई होगी फिर वो दिखेगी पहले आपको या बाद में। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम ऑर्डर वाई में एक कॉलम के अकॉर्डिंग असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, या एक से ज्यादा कॉलम के अकॉर्डिंग हम रोज का ऑर्डर बना सकते हैं। जब मैं इस तरह से लिखूंगा और असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं बताता, सिर्फ इतना बता दिया कि इस कॉलम के अकॉर्डिंग रोज को लेकर आई है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में से कुछ भी नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर कंसीडर होगा। तो ऑर्डर वाई में कॉलम का नेम बताया जाता है और कॉलम के नेम के बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग बताया जाता है। अगर आप नहीं बताएंगे तो ऑटोमेटिकली असेंडिंग को कंसीडर किया जाएगा। जब मैं रोज के ऑर्डर की बात ही नहीं करता हूं तो बाय डिफॉल्ट जिस ऑर्डर में टेबल के अंदर रो इंसर्ट हुई थी उसी ऑर्डर में आपको दिखा दी जाती है। जिस ऑर्डर में जो रो आई थी उस ऑर्डर में ही आपको दिखा दी जाती है। तो दो बातें अभी तक मैंने आपको पढ़ाई सेलेक्ट के साथ, कॉलम का ऑर्डर कैसे कंट्रोल करेंगे और रोज का ऑर्डर कैसे कंट्रोल करेंगे। कॉलम का ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए सेलेक्ट के बाद हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जिस कॉलम को लाना है पहले उस कॉलम का नाम, कॉमा सेकंड कॉलम का नाम, कॉमा, ऐसे करके लेकर आएंगे। और अगर आप जिस ऑर्डर में टेबल में कॉलम्स थे उसी ऑर्डर में ही सेलेक्ट करना चाहते हैं सारे के सारे, तो एस्ट्रिक एक शॉर्टकट हो गया। एस्ट्रिक का मतलब हो गया सेम ऑर्डर ऑल कॉलम्स का कंसीडर करके आपको डेटा दिखाया जाएगा। जब रोज के ऑर्डर की बात आएगी तो टेबल के नेम के बाद ऑर्डर बाई लगाएंगे और ऑर्डर बाई में कॉलम का नाम और कॉलम के नाम के बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग, नहीं बताने पर ऑटोमेटिक असेंडिंग हो जाएगा। सेकंड प्रायोरिटी का कॉलम भी बता सकते हैं, कॉमा सेकंड प्रायोरिटी का कॉलम जो आप बताना चाहते हैं और उसका असेंडिंग या डिसेंडिंग। जिसका भी असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं बताएंगे ऑटोमेटिकली उसका असेंडिंग मान लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर ये नहीं बताता मैं,
अगर मैं इसको हटा दूं तो ऑटोमेटिकली इस कॉलम का कौन सा ऑर्डर आ जाएगा, असेंडिंग आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं तो इस कॉलम का कौन सा आ जाएगा, असेंडिंग आ जाएगा। तो अभी तक हमने रोज को कंट्रोल करना सीखा यूजिंग ऑर्डर बाई। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए इस बार आपसे ये कहा जाए कि सर हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी जो कॉलम है, इस एम्प्लॉय आईडी कॉलम में डुप्लीकेट आईडी आए, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और हम ये भी नहीं चाहते कि एम्प्लॉय आईडी मिसिंग होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से हमारे डेटा में उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि कई एम्प्लॉय एबीसी नाम के हो सकते हैं, कई एम्प्लॉय की सैलरी सेम हो सकती है। एक ही तरीका था यूनिकली उस पर्टिकुलर रो को ढूंढने का, वो थी उसकी एम्प्लॉय आईडी। अब वो भी आपने मिसिंग कर दी, है ना। तो हम चाहते हैं इस टेबल को दोबारा बनाया जाए, इस टेबल को दोबारा बनाया जाए। और जब दोबारा बनाया जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि एम्प्लॉय आईडी दो रूल के साथ काम करे। पहला, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, दूसरा मिसिंग वैल्यू भी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो अब आप जब दोबारा से क्रिएट टेबल की कमांड लिखेंगे तो वो क्या बोलेगा, एरर। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ईएमपी टेबल आपकी बनी हुई है, एक टेबल एक नाम से बन गई है एक स्कीमा के अंदर, तो उसी स्कीमा के अंदर अब आप सेम नेम की टेबल दोबारा नहीं बना सकते। तो सर ऐसा नहीं कर सकते टेबल को हम लोग डिलीट कर दें? क्या टेबल को डिलीट करके फिर इस नाम की तो बना सकते? हमने कहा ये कर सकते हो। सर ऐसा भी तो कर सकते होंगे कि पूरी टेबल क्यों डिलीट कर रहे हो, जो रोज डुप्लीकेट हैं उन्हीं को डिलीट कर दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, मिसिंग वाली को हटा दो, बाकी तो ठीक ठाक रहेगी आपके पास। अब ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपको लगता है कि आपका डेटा जो इसमें पहले से आपने इंसर्ट कर दिया है, जो रोज आपने इंसर्ट कर दिए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं और उनको आप मिस नहीं करना चाहते, अगर टेबल को डिलीट करा गया तो सब चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, हम नहीं चाहते ऐसा हो, तो आप क्या करिए, उन पर्टिकुलर रोज को हटा दीजिए जहां पर डुप्लीकेसी एम्प्लॉय आईडी की है या जहां पर मिसिंग एम्प्लॉय आईडी है। फिर मान लो कल को फिर से डुप्लीकेट आ गई तो अब हम क्या करेंगे, हम टेबल के बीच में भी अपने कांस्टेंट को लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय आईडी कॉलम पर हम कांस्टेंट लगाना चाहते हैं कि डुप्लीकेसी अलाउड नहीं हो, तो तभी लगा सकते हैं जब टेबल क्रिएट हो रही थी यूजिंग क्रिएट कमांड। हम बीच में भी किसी भी पॉइंट पर टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर सुनेंगे, हम टेबल बनाने के बाद अगर हमें लगता है कि कुछ कमी रह गई है तो टेबल को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। टेबल को मॉडिफाई करने में क्या क्या चीज आएगी, मान लीजिए आपको लगता है यार एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट ऐड और कर दो, बीच में, शुरू में नहीं याद था अब याद आ गया, तो आप एक नया कॉलम ऐड कर सकते हो। आपका मन करे कि सैलरी नहीं दिखाएंगे, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो सैलरी कॉलम को डिलीट कर दो। आपका मन करता है कि कॉलम का नाम चेंज करना है, ईएमपी नेम की जगह ईएमपी अंडरस्कोर नेम करना है, तो आप कर सकते हो। आपको लगता है कि एम्प्लॉय के नेम का जो लेंथ था वो 20 आपने दिया था, सर एक नाम ऐसा आ गया जो 50 करेक्टर का है, तो अब वो स्टोरी नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलम का जो डेटा टाइप है वो बदल सकते हैं। तो इस तरह से टेबल के स्ट्रक्चर को किसी भी पॉइंट पर आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जब आप किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं तो ऐसा करने के लिए जो कमांड होती है उसका नाम होता है अल्टर। एक बार अगर आपने डेटाबेस में कुछ बना लिया, अगर उसको आपको अपडेट करना है तो उसके लिए आप अल्टर कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको टेबल का नाम बदलना है, ईएमपी की जगह कुछ और करना है तो भी अल्टर से हो जाएगी। नया कॉलम ऐड करना है, कॉलम को हटाना है, कॉलम को रीनेम करना है, कॉलम का डेटा टाइप बदलना है, ये सब किससे हो जाएगा, अल्टर से आपका हो जाएगा।
अल्टर से आप किसी कॉलम पर कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, अगर लगा हुआ है हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो। ये सारे काम आप किससे कर सकते हो, अल्टर कमांड से कर सकते हो। तो अल्टर कमांड का पर्पज होता है यूज टू मॉडिफाई स्ट्रक्चर या डेफिनेशन ऑफ टेबल। तो अभी हम टेबल की बात करें तो टेबल लिख दिया है, लेकिन आगे चलकर टेबल के अलावा और भी चीजें होंगी जहां पर अल्टर चलेगा। अल्टर कमांड कैन नॉट बी यूज टू मॉडिफाई रो। अब आप बोले सर मुझे ना 40,000 की जगह 42,000 करना है, तो आप बोलोगे सर बदलाव करना है। ये बदलाव टेबल के ढांचे में नहीं हो रहा है, टेबल के स्ट्रक्चर में नहीं हो रहा है, ये बदलाव किसी रो में हो रहा है। तो अल्टर से किसी रो को मॉडिफाई आप नहीं कर सकते। अगर किसी रो को मॉडिफाई करना है तो ऐसा करने के लिए जो कमांड आती है उसका नाम है अपडेट। अपडेट कमांड और अल्टर कमांड इंटरव्यू क्वेश्चन हो गया। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों ही मॉडिफिकेशन के लिए बनाई गई हैं, लेकिन एक मॉडिफिकेशन करती है टेबल के स्ट्रक्चर में, एक मॉडिफिकेशन करती है टेबल की रो में। तो अगर आपको टेबल की रो में कुछ भी चेंज करना है तो अपडेट से होगा। अल्टर किसी कॉलम का नाम, कॉलम का डेटा टाइप, कॉलम ऐड करना, कॉलम हटाना, कॉलम रीनेम करना, कांस्टेंट ऐड करना, कांस्टेंट लगाना, टेबल का नाम बदलना, इन सबको करने के लिए यूज होती है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी रोज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले हम अल्टर कमांड को पढ़ेंगे, उसके बाद अपडेट कमांड पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप क्या करना चाहते हैं। हमने कहा हम ये चाहते हैं कि इस टेबल में एक कांस्टेंट ऐड कर दिया जाए, जिस कांस्टेंट का नाम होना चाहिए हमारा यूनिक कांस्टेंट। यूनिक कांस्टेंट क्या होता है हमारा, यूनिक कांस्टेंट अगर किसी कॉलम पर लगा दिया जाए तो उस कॉलम में हर वैल्यू यूनिक होगी, इस बात की गारंटी होती है। कांस्टेंट मतलब प्री डिफाइंड कंडीशन that can be applied to columns only। तो कांस्टेंट का होता है प्री डिफाइंड कंडीशन, इसमें आपके मन की नहीं चलेगी। पहले ही बता दिया इस कांस्टेंट में ये कंडीशन है, इस कांस्टेंट में ये होता है, इसमें ये होता है। तो कांस्टेंट का मतलब प्री डिफाइंड कंडीशन दैट कैन बी अप्लाइड टू कॉलम। रोज पर कांस्टेंट नहीं लगते, कांस्टेंट किस पे लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉलम पे लगते हैं। उसमें एक कांस्टेंट है हमारा जिसका नाम होता है यूनिक की कांस्टेंट। यूनिक की कांस्टेंट, तो अगर किसी भी कॉलम पर आपने यूनिक की कांस्टेंट अप्लाई किया तो इस कॉलम में हर वैल्यू यूनिक होगी, दैट मींस डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी, इस बात की श्योरिटी रहेगी।
अगर हम किसी कॉलम पर यूनिक की कांस्टेंट लगाते हैं तो उस कॉलम में यूनिक वैल्यूज ही होती हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज इसका मतलब है अलाउड नहीं होंगी। किसी भी कांस्टेंट को दो तरह से अप्लाई किया जा सकता है। पहला, जिस समय टेबल क्रिएट हो रही है, क्रिएट टेबल जब आप कमांड लिखते हैं उस समय, या अगर टेबल क्रिएट ऑलरेडी हो चुकी है तो टेबल बन जाने के बाद। ठीक है, टेबल जब बन चुकी है उसके पर अप्लाई करना है तो अल्टर कमांड यूज होगी, और अगर टेबल बन रही है अभी उसी समय अप्लाई करना है तो अल्टर की जरूरत नहीं है। तो क्रिएट के अंदर ही हम लिखेंगे कि मुझे ये कंस्ट्रेंट चाहिए होगा। चलो, तो अब अगर मान लीजिए अभी मेरी टेबल बन चुकी है और मुझे उसे यूज करना है विथ एग्जिस्टिंग टेबल, कैसे लिखेंगे इसे? अल्टर टेबल, टेबल का नेम, जिस टेबल को आप अल्टर करना चाहते हैं, ऐड, क्या ऐड करना चाहते हैं? कॉन्स्टेंट का नाम, यूनिक की, ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम जिस कॉलम पर आपको यूनिक की कांस्टेंट लगाना। लेकिन इस कमांड को जब आप रन करेंगे तो मेक श्योर कि यूनिक कांस्टेंट का रूल ब्रेक ना हो रहा हो। मान लीजिए मैं यहां पर लगाने की कोशिश करता हूं और मैं लिख दिया अल्टर टेबल, टेबल का नेम ईएमपी, ऐड यूनिक की, ब्रैकेट में एम्प्लॉय आईडी। अगर मान लीजिए ये क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई तो एक तरफ तो आप ये बोलेंगे कि एम्प्लॉय आईडी कॉलम में यूनिक वैल्यूज ही होंगी, दूसरी तरफ ऑलरेडी डुप्लीकेट वैल्यूज पड़ी हुई हैं। तो ये कैसे एक साथ दो बातें हो सकती हैं? अगर ये मान लो क्वेरी चल गई तो इसकी तो गारंटी होगी कि इस कॉलम में यूनिक वैल्यूज रहेंगे, लेकिन कैसे गारंटी लोगे? ऑलरेडी आपने डुप्लीकेट वैल्यूज रख दी हैं। तो इस केस में सब कुछ सही होने पर भी ये क्वेरी नहीं चलेगी और एरर आ जाएगी कि भाई ऑलरेडी आपके पास जो ये कंस्ट्रेंट है वो वायलेट करने की वैल्यू पड़ी हुई है। देखते हैं क्या होगा। क्या कह रहा है? डुप्लीकेट एंट्री कौन है? 105। तो पहले इसको हटाओ, जब ये हट जाएगी, एक 105 होगा, तब जाके आप यूनिक की कंस्ट्रेंट को लगा पाएंगे। अब मुझे क्या करना होगा? इनमें से किसी एक को हटाना पड़ेगा, चाहे तो इसे हटा दो चाहे तो इसे हटा दो। ठीक है, अच्छा, एम्प्लॉय नेम पे लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि सोनू दो जगह आ गया। सैलरी पे लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि सैलरी भी कैसी है। तो फिर अल्टर कमांड से तो अभी जितना हमने पढ़ा है हम इस कंस्ट्रेंट को नहीं लगा सकते। ठीक, अब या तो मैं आपको पहले ये सिखाऊं कि किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट कैसे किया जाएगा, उसके बाद फिर आप इसे लगाएंगे। तो सिखाना भी है मुझे तो सिखा देता हूँ, क्योंकि हमें सीखना भी है चीज। अब क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ लिखेंगे किसी रो को डिलीट करना है, तो किसी रो को डिलीट करने के लिए डिलीट नाम की कमांड होगी। डिलीट, टेबल को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड नहीं होगी। रोज को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड होती है। दैट मीन डिलीट कमांड से आप एक रो डिलीट कर सकते हैं
एक से ज्यादा रोज डिलीट कर सकते हैं। एक से ज्यादा का मतलब सारी भी हो सकती है और कुछ हो सकती है, 4 से 8 तक। ठीक है, तो डिलीट कमांड का यूज एक रो या एक से ज्यादा रो डिलीट करने के लिए भी होता है। थोड़ा सा मैं करेक्ट करता हूँ, 0 रोज भी डिलीट हो सकती हैं। मान लीजिए आप ये बोले कि मुझे इस टेबल से वो रोज डिलीट करनी है जिनकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है। तो क्या कोई रो ऐसी है जिसकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा हो? नहीं। तो क्या उस क्वेरी के चलने से कोई रो डिलीट होगी? नहीं। आंसर है कितनी रो डिलीट हुई? 0। तो डिलीट कमांड 0 या 0 से ज्यादा रोज को डिलीट करने के लिए यूज हो सकती है। कब कितनी रो डिलीट होगी ये हमें सीखना होगा। तो मैंने लिखा डिलीट। डिलीट का सिंटैक्स होता है डिलीट फ्रॉम। फ्रॉम के बाद लिखेंगे उस टेबल का नाम जिस टेबल के अंदर से रो या रो को डिलीट करना चाहते हैं, em। अगर मैं सेमीकोलन लगाकर एंटर की हिट कर दूं तो आप खुद सेंस लीजिए और सोचिए कि मैंने इस डिलीट कमांड को कहीं ये बताया कि कौन सी रो डिलीट करनी है? कहीं तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। तो बाय डिफॉल्ट ये डिलीट कमांड ऑल रोज को डिलीट करेगी। तो ये कमांड चलाने से पहले आपको कई बार सोचना चाहिए, क्या मुझे इसको रन करना है? इट विल डिलीट ऑल रोज। टेबल डिलीट नहीं होगी, टेबल रहेगी, टेबल एम्प्टी हो जाएगी, 0 रोज के साथ टेबल एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो मैं अभी इसके फेवर में नहीं हूं क्योंकि हमें ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपको अगर ऐसा नहीं चाहिए तो इसका मतलब आप कोई पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर रोज डिलीट करना चाहते हो। हमने कहा हाँ। कैसे करेंगे? अगर आप रोज को फिल्टर करना चाहते हैं, चाहे वो सेलेक्ट कमांड होती, चाहे वो डिलीट कमांड है या कोई और भी कमांड हो सकती है। अगर आप रोज को फिल्टर करना चाहते हैं तो रोज को फिल्टर करने के लिए यहाँ पर वेयर होता है, वेयर क्लॉज होती है या वेयर कीवर्ड होता है, जिसका पर्पज होता है जो भी क्वेरी चल रही है, चाहे वो डिलीट है, चाहे अपडेट है, चाहे सेलेक्ट है, उसमें ऑपरेशन हर रो के साथ ना करके फिल्टर्ड रोज पे करा जाएगा। और वो रो फिल्टर्ड कैसे होंगी? वेयर के बाद क्या लिखेंगे? अपनी कंडीशन। जैसे हम पाइथन में इसके साथ अपनी कंडीशन लिखते थे, उसी तरह से एसक्यूएल में वेयर के साथ हम अपनी कंडीशन लिखते हैं। और जो कंडीशन आप लिखेंगे उस कंडीशन में कोई एक कॉलम का नाम आएगा और उस कॉलम के साथ हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे। जैसे मैं लिखता हूं वेयर एम्प्लॉय सैलरी, तो ये कौन है? ये कॉलम होना चाहिए, इस नाम से कॉलम होना चाहिए एम्प्लॉय टेबल में। अगर नहीं हुआ तो एरर आ जाएगी। है वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। तो ये जो ऑपरेटर हमने पढ़े थे, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे के सारे हमारे एसक्यूएल में भी चलते हैं। तो अब ये हमारी कंडीशन हो गई। डिलीट कर दीजिए वो सारी रोज को ईएमपी टेबल के अंदर से जहां पर सैलरी कॉलम की वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो क्या कोई रो ऐसी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं तो अब कितनी रोज डिलीट हो जाएंगी? 1 2 3 4, बस एक ही बचेगी हमारी। ठीक है, तो जब हम कंडीशन लगाते हैं तो कंडीशन का मतलब है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली रो डिलीट होगी। वो 0 भी हो सकती है और एन भी हो सकती है। और अगर आप ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दें, देयर एम्प्लॉय सैलरी की जगह पर आप लिख दो एम्प्लॉय आईडी, जहां पर एम्प्लॉय आईडी क्या होनी चाहिए? 105। एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 105। छोटा सा चेंज। बराबर का कंपैरिजन करने के लिए हम लोग डबल इक्वल ऑपरेटर का यूज करते थे।
एसक्यूएल के अंदर इक्विटी कंपैरिजन करने के लिए भी सिंगल इक्वल टू का यूज होता है, और अगर वैल्यू असाइन करनी हो तब भी यही यूज होता है। तो सिंगल इक्वल टू दो तरह से एसक्यूएल में यूज किया जाएगा, कंपैरिजन करने के लिए अगर वेयर के बाद यूज हो रहा है, और अगर वेयर से पहले कहीं यूज होगा तो वो असाइन करने वाला काम भी कर सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा। अभी जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें ये कंपेयर करेगा, जहां एम्प्लॉय डी बराबर हो किसके 105 के, वो सारी रोज डिलीट कर दो। तो सर एक तो ये गई रो और एक ये भी रो, ये दोनों के दोनों रो क्या होंगी हमारी इस बार डिलीट हो जाएगी। और आप कहो नहीं सर कोई एक बचाओ, तो अब एम्प्लॉय आईडी में तो एक बचेगी नहीं, लेकिन अगर मैं सोचूं कि एम्प्लॉय नेम चिंटू हो, वो रो डिलीट हो जाए, तो कोइंसिडेंटली चिंटू बस एक ही जगह है, तो एक ही रो डिलीट होगी हमारी। लेकिन अगर किसी और का नाम भी चिंटू होता तो वो भी रो डिलीट हो जाती है फिर हमारी। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसा कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर एम्प्लॉय नेम इक्वल टू, अब चिंटू कैसे लिखोगे सर, चिंटू लिखना तो आता ही है हमें, स्ट्रिंग में लिखेंगे। जब भी कोई भी वैरकर कॉलम पे कंपैरिजन करेंगे तो जिस वैल्यू के साथ कंपैरिजन करना है उसको स्ट्रिंग नोटेशन के साथ लिखेंगे, नंबर के साथ ऐसा नहीं करना है, स्ट्रिंग के साथ ऐसा करना है, हैबिट डालनी पड़ेगी, इसलिए मैंने ये लिख दिया। तो अब वो सारी रोज डिलीट कर दीजिए ईएमपी टेबल से, जहां पर ईएमपी नेम कॉलम में वैल्यू क्या के बराबर हो, चिंटू के बराबर हो। अब एक ही रो ऐसे है, कर दो सर डिलीट, हो गई वन रो अफेक्टेड। अब दोबारा चला कर देखें तो ये चिंटू वाली रो डिलीट हो। अच्छा सर अब ये बताइए, अब जो कांस्टेंट आप ऐड करना चाह रहे थे अब ऐड हो जाएगा, हमने कहा हो जाना चाहिए। अब जो चीज कांस्टेंट को चाहिए वो हमारा फुलफिल हो रही है, करके देखते हैं। अल्टर टेबल ईएमपी ऐड यूनिक की किस कॉलम पर, एम्प्लॉय आईडी कॉलम पर। हो गया, अब आपका एम्प्लॉय आईडी कॉलम में ये कांस्टेंट लगकर तैयार हो गया। एक बार टेबल का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो वहां पर ये दिखाई देगा। कैसे देखते हैं टेबल का डिस्क्रिप्शन, DESC और टेबल का नाम। तो अब एम्प्लॉय आईडी में एक की ऐड हो गई, कौन सी, यूनिक। ना कल तक ये यहाँ पर नहीं लिखा था, इन दोनों में अभी भी नहीं लिखा है। अब सर इंसर्ट करके दिखाइए, इंसर्ट करा, मान लीजिए मैंने कोई रिकॉर्ड जिसमें 107 एम्प्लॉय आईडी है, तो क्या 107 एम्प्लॉय आईडी के साथ किसी रो को इंसर्ट कर सकते, हमने कहा क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते होगे क्योंकि हो सकता है 107 एम्प्लॉय आईडी वाली रो पहले से एक्सेस करती है, इस बार अब आप इंसर्ट करोगे तो नहीं होगी, एरर। और अगर आपसे कहा जाए इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यू करा तो सही है। अब अगर आपसे कहा जाए कि एम्प्लॉय नेम में इंसर्ट करना चाहें तो डुप्लीकेट वैल्यू, तो वो तो पहले से ही है, हो जाएगी, दिक्कत वाली बात ही नहीं। ठीक, अब हम क्या चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि इस कॉलम पर एक और कांस्टेंट लगा दो। कौन सा कांस्टेंट लगा दो, नॉट नल। हम इसमें नल वैल्यू भी नहीं लाना चाहते,
हम इसमें नल वैल्यू भी नहीं लाना चाहते, तो नॉट नल कॉन्स्टेंट आपको लगाना होगा। ठीक है, तो नॉट नल कॉन्स्टेंट कैसे लगाएंगे? नॉट नल कॉन्स्टेंट क्या होता है? इट विल नॉट अलाउ मिसिंग वैल्यू इन कॉलम। तो ये हमारा अलाउ नहीं करेगा। अभी यहाँ पर जगह छोड़ देना, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर लिखाऊंगा न्यू टेबल। ये अभी खाली छोड़ दिया मैं। अभी यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, नॉट नल का मतलब है इट विल नॉट अलाउ मिसिंग वैल्यू इन कॉलम। कैसे लगाएंगे भाई? अगर आप इसे लगाना चाहते हैं विद एग्जिस्टिंग टेबल, अल्टर टेबल, टेबल का नेम ऐड, नॉट नल, और उसके बाद उस कॉलम का नाम जिस कॉलम पर नॉट नल कांस्टेंट आप लगाना चाहते हैं। बट रूल वही है कि जिस टेबल को आप अल्टर का यूज करके नॉट नल कांस्टेंट देना चाहते हैं, अगर उसमें पहले से नॉट नल कांस्टेंट हुआ तो फिर ये ऐड नहीं होगा। तो आपको पहले वो नल वाली रो हटानी पड़ेगी, फिर आप उसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब ये आपको आता है। तो अब मैं यहाँ पर अल्टर की जगह एक नई टेबल पर काम करना सिखाता हूँ, और साथ ही साथ नल वैल्यू वाली रो डिलीट होगी। मैं स्पेसिफिक कर देता हूँ। चलो, तो जब आप कोई भी कॉलम पर वेयर लगाते हैं और आप स्पेसिफिक होकर उस वेयर पे नल वैल्यू को कंपेयर करना चाहते हैं, तो नल वैल्यू का कंपैरिजन इक्वल ऑपरेटर से नहीं होता। आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, अब आप लिखेंगे यहाँ पर ऐसे करके नल। देखते हैं क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा। क्वेरी ठीक है, लेकिन जब मैं देखूंगा तो ये डिलीट नहीं हुआ। तो जब भी आपको नल कंपेयर करना हो, तो नल को कंपेयर करने के लिए नल लिखना नहीं है। अच्छा सर आपने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखो, स्प्रिंग में लिखो। हमने कहते शायद वैसे ही गलत हो सकता है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी तो हमने इसी तरह बनाई थी, उसमें स्प्रिंग कंपैरिजन तो वैसे ही नहीं हो सकता। फिर भी चलो करके देखते हैं, हो सकता हो जाए। इनकरेक्ट है, तो सर अब कैसे होगा? छोटे में तो नहीं लिखना है सर। तो अगर कभी भी नल कंपेयर करना हो, तो नल कंपेयर करने के लिए ये इक्वल टू जो सिंबल है इसका यूज नहीं होगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे? फिर हमें तो करना है। तो किसी भी कॉलम में नल को कंपेयर करने के लिए इस नाम का एक ऑपरेटर होता है, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज नल।
तो इस से हम किसी भी कॉलम में नल कंपैरिजन कर सकते हैं, चाहे नल लोअर केस में लिखें चाहे अपर केस में लिखें, मुझे लगता है इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब डिलीट कर दो उन सारी रोज को ईएमपी टेबल से जहां पर एम्प्लॉय आईडी क्या है, नल है। अब आपको दिख भी रहा है एक रो डिलीट हुई है। अब चलिए, अब एम्प्लॉय आईडी कॉलम आपका उस लायक हो ही गया है कि इसमें यूनिक कॉन्स्टेंट के साथ साथ अब आप इसमें नॉट नल भी ऐड कर पाएंगे। अल्टर भी चला लेते हैं जब सीख ही रहे हैं तो। अल्टर टेबल, टेबल का नाम ईएमपी ऐड नॉट नल, किस पर ऐड करना है, ईएमपी आईडी पर। देखते हैं ऐड होगा या नहीं होगा। ये ऐसे ऐड नहीं हो रहा, लेट मी चेक, इसका सिंटैक्स कुछ डिफरेंट होगा। देखो इसका सिंटैक्स अलग निकला। अल्टर टेबल, टेबल नेम, यहाँ पर मॉडिफाई कीवर्ड साथ में आएगा, ऐड नहीं आएगा, मॉडिफाई कीवर्ड आएगा। मॉडिफाई कॉलम का नेम, डेटा टाइप, उसके बाद नॉट नल आएगा। ये हमें ध्यान रखना होगा। अल्टर टेबल, टेबल का नेम ईएमपी, यहाँ ऐड की जगह मॉडिफाई चल रहा है, ठीक है। मॉडिफाई, किस कॉलम को मॉडिफाई करना है, उस कॉलम का नाम ईएमपी आईडी, ठीक है। उसके बाद डेटा टाइप लिखेंगे उसका, वही इंटीजर, उसके बाद लिखेंगे नॉट नल। ये इसका सही सिंटैक्स होगा। तो एक बार चला के देख लेते हैं फिर अपडेट कर देंगे। हाँ चलिए, अल्टर टेबल, टेबल नेम मॉडिफाई, कॉलम नेम, देन डेटा टाइप, उसके बाद नॉट नल। सही कर लीजिए इसे। तो अल्टर टेबल जो कांस्टेंट नॉट नल वाला है, जब उसको ऐड करेंगे तो मॉडिफाई कीवर्ड के साथ यूज करनी है, ऐड कीवर्ड के साथ हमारा यूनिक की के साथ चल रही है। चलो, तो अब मैं अपने टेबल पे जो एम्प्लॉय वाला कॉलम था उसमें दो कांस्टेंट में लगा चुका हूं। मनीष बताइए। सर जब हम ये डिस्क्रिप्शन चेक कर रहे हैं एम्प्लॉय टेबल का, तो ये की के जगह हमने यूनिक की लगाया था, यहाँ पे प्राइमरी की ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है। सर वॉइस क्लियर नहीं, बता दोबारा बोलिए क्या पूछना चाह रहे हैं। हमने यूनिक की लगा, एम्प्लॉय आईडी में की हमने यूनिक की लगाया था, यहाँ पे प्राइमरी की आ रहा है। डिस्क्रिप्शन चेक करने पे एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए आप। चलो मैं आता हूं।
तो अभी आपने क्या करा, अभी आपने अपनी टेबल में जो एम्प्लॉय आईडी कॉलम था उसमें यूनिक की कॉलम और नॉट नल दो कांस्टेंट आपने एक्सपोज करे हैं, ठीक है। और इन दोनों को भी टेबल क्रिएट करते समय कैसे लगाएंगे वो मैंने आपको नहीं बताया। अगर आप तीसरे कांस्टेंट को डिस्कस करें तो अभी कर लेना चाहिए क्योंकि उसमें इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है। और तीसरा होता है हमारा प्राइमरी की कांस्टेंट। प्राइमरी की कांस्टेंट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक। ठीक है, तो अगर आप किसी कॉलम पर ये दो कांस्टेंट लगाना चाहते हैं, नॉट नल और यूनिक की दोनों लगाना चाहते हैं, तो दो बार मेहनत करने से अच्छा है एक ही बार मेहनत कर ली जाए, और वो है प्राइमरी की कांस्टेंट। तो प्राइमरी की अगर आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये दोनों लग जाएंगे, या अगर आपने ये दोनों लगा दिए तो ऑटोमेटिकली वो कंबाइन होकर क्या बन जाता है, प्राइमरी की बन जाता है। तो अब अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो माइट भी आपको ये दोनों अलग अलग दिखाई ना दें और आपको वहां पर सिंगल नाम दिखाई दे, क्या, प्राइमरी। तो जाने अनजाने में जब एक कॉलम पर ये दो कॉलम लग जाते हैं, दैट मींस आपने उस कॉलम पर प्राइमरी की कांस्टेंट लगा दी। लेट मी चेक विद डिस्क्रिप्शन। अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या लिखकर आ गया, प्राइस, जबकि मैंने प्राइमरी की लगाई नहीं है, मैंने तो वो दो अलग अलग लगाए थे। तो जब ये दो अलग अलग लगते हैं एक ही कॉलम पर तो इनको कंबाइन कर दिया जाता है और एक नया नाम दे दिया जाता है, दैट इज प्राइमरी। और अगर मैं खुद ही लगा दूं प्राइमरी की तो और अच्छी बात है, आपकी मेहनत कम लगेगी। तो अब अगर मैं प्राइमरी की लगाना चाहूं तो कैसे लगाऊंगा, एग्जिस्टिंग टेबल पर लगाना है, तो इसका सिंटैक्स एग्जिस्टिंग टेबल के साथ पुराना वाला ही है। विद एग्जिस्टिंग टेबल अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड, इसमें पुराना वाला ही चल जाएगा, मॉडिफाई नहीं करना। प्राइमरी अब बात करते हैं कि सर अब नई टेबल बना लीजिए। एग्जिस्टिंग पे तो हमें समझ में आ गया, अल्टर से होगा। अब नई टेबल कहाँ से बनाएं, एक तरीका यह है नई टेबल नए नाम से बना लो। सर ऐसा नहीं कर सकते, इसको डिलीट कर दो टेबल कोई और इसी नाम से दोबारा बना लो, ये भी देख लेते हैं। तो तब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ लिखा ड्रॉप, एक और नई कमांड आ गई ड्रॉप। ड्रॉप कमांड किसी भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करने के लिए यूज होती है, चाहे वो टेबल हो, प्रोसीजर हो, फंक्शन हो, व्यू हो, कर्सर हो, ट्रिगर हो, इंडेक्स हो, जो जो डेटाबेस में हो सकता है उन सबको अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं, मतलब रिमूव करना चाहते हैं, तो ड्रॉप कमांड का यूज होता है। अब ड्रॉप कमांड दो तरह से लिखी जा सकती है। पहला, ड्रॉप के बाद टेबल कीवर्ड लगाएंगे और टेबल का नाम लिखेंगे। कुछ जगह पर, कुछ आरडीबीएमएस में टेबल कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा ड्रॉप के बाद टेबल का नाम लिख दीजिए। अब कुछ वेरिएशन आने आपको दिखेंगे कि भाई यहाँ पर MySQL में ऐसे चल रहा है, यही काम SQL सर्वर में ऐसे होता है, Oracle में थोड़ा सा अलग सिंटैक्स हो सकता है। तो ड्रॉप और अल्टर दोनों के साथ ये था, अल्टर में बताना रह गया। जब आप अल्टर चलाते हैं तो अल्टर में टेबल कीवर्ड हो सकता है किसी जगह लिखना हो, किसी जगह ना लिखना हो, सीधा अल्टर टेबल नेम ऐसे करके भी चल जाता है। अब देख लेते हैं मैं इसमें क्या चला, ड्रॉप उसके बाद EM। अगर ये चल गया तो EMP टेबल में जितने रिकॉर्ड है सब खत्म, कुछ नहीं बचे, टेबल भी खत्म, EMP टेबल अब नहीं बचेगी। फिलहाल तो ये नहीं चलेगा। ड्रॉप के बाद टेबल कीवर्ड और टेबल कीवर्ड के बाद टेबल का, देखते हैं चलता है या नहीं। अच्छा, एक और
छोटा सा इसमें पॉइंट है कि ड्रॉप कमांड चलाने के लिए कुछ आरडीबीएमएस ये कहते हैं कि टेबल पहले एम्प्टी होनी चाहिए। अगर टेबल में कोई रिकॉर्ड हुआ तो ड्रॉप कमांड नहीं चलवाएंगे। तो एक ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आपका ड्रॉप अगर नहीं चल रहा है, इसका मतलब आपकी टेबल एम्प्टी नहीं है, टेबल के अंदर प्रॉपर रिकॉर्ड रखे। तो पहले मुझे क्या करना पड़ सकता है, सारे रिकॉर्ड को डिलीट करना पड़ सकता है, फिर जाके हो सकता है ड्रॉप या हो सकता है डायरेक्ट चल। तो अब ये वेरिएशन आगे तक रहेंगे, डेटाबेस टू डेटाबेस वेरिएशन रहेंगे। फिलहाल हमारे यहाँ पर ड्रॉप कमांड चल गई है, कोई एरर नहीं आई है। अब ये देख लेते हैं कि टेबल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। क्या हुआ, DESC EMP, देखते हैं क्या दिखा है। कह रहा है टेबल डज नॉट एक्सिस्ट, यानी कि माई एसक्यूएल में दो बातें क्लियर हो गई। ड्रॉप का सिंटैक्स है ड्रॉप टेबल कीवर्ड, उसके बाद टेबल का नाम। दूसरी बात क्लियर क्या हो गई, टेबल चाहे एम्प्टी हो या ना हो, ड्रॉप कमांड अपना काम कर देती। EMP नाम के टेबल अब ड्रॉप हमारी होती। इंटरव्यू क्वेश्चन, ड्रॉप और डिलीट में क्या डिफरेंस है? ड्रॉप और डिलीट में क्या डिफरेंस है? दिख रहा है, डिलीट से टेबल डिलीट नहीं होती है, डिलीट से रो या रोज डिलीट होती हैं, 0 से लेकर एंड। टेबल एग्जिस्ट करती रहेगी। ड्रॉप से टेबल डिलीट हो जाती है, उस टेबल में चाहे कुछ भी हो। तो ड्रॉप कमांड चलाने से पहले कई बार सोचना चाहिए, हो सकता है इंपॉर्टेंट डेटा रखा हो टेबल में और टेबल खत्म। चलिए सर, अब दोबारा करिए। तो फिर से बनाई टेबल मैंने, क्रिएट टेबल EMP, और मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी इंटीजर कॉमा एम्प्लॉय नेम varchar एम्प्लॉय सैलरी क्लोज। तो जब आप अपनी टेबल बना रहे हैं उस समय सारे कॉलम्स लिखने के बाद लास्ट में कॉमा लगाकर आप अपने कांस्टेंट को बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बताना है कि मैं यूनिक की कांस्टेंट लगाना चाहता हूं, तो आप लिखेंगे यूनिक की, और ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम जिस कॉलम पर आप यूनिक की कांस्टेंट लगाना चाहते हैं। तो क्या लिख दिया मैंने, एम्प्लॉय। तो इस तरह से यूनिक की कांस्टेंट एम्प्लॉय आईडी कॉलम पर लग जाएगा। और अगर आपको नॉट नल लगाना होता तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, नॉट स्पेस नल। और अगर मुझे प्राइमरी की कांस्टेंट लगाना होता तो मैं क्या लिखूंगा फिर यहाँ पर, प्राइमरी स्पेस। चलो इसी के साथ रन करके देख लेते हैं। टेबल का डिस्क्रिप्शन देखते हैं, बन गई प्राइमरी की। तो जिस समय टेबल क्रिएट कर रहे हैं उस समय आप अपने कांस्टेंट को क्रिएट में ही बताते हैं लास्ट में, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी हो। एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, कॉलम टाइप, कॉलम टाइप डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कॉमा लगाकर जो भी आप कांस्टेंट लिखना चाहते हैं वो। तो अभी मैं यूनिक कांस्टेंट के बारे में लिख रहा हूँ, यूनिक स्पेस की, और यहाँ पर कॉलम का नाम जिस कॉलम पे लगा। एक और तरीका, टेबल क्रिएट करते समय
अगर कोई कांस्टेंट लगाना है, चाहे यूनिक हो, चाहे नॉट नल हो, चाहे प्राइमरी हो। एक और तरीका, मान लो टेबल ये बन गई है, इसको मैं फिर से ड्रॉप कर देता हूं, दोबारा बनाएंगे। अब आप लास्ट में ना लिखकर जिस समय आप अपना कॉलम का नाम बताते हैं, स्पेस देकर उसका डेटा टाइप बताते हैं, डेटा टाइप के बाद स्पेस देकर उस पर कांस्टेंट जो लगाना चाहते हैं बता सकते हैं। मान लीजिए बता दिया मैंने प्राइमरी स्पेस, इसी तरह से यूनिक स्पेस की या नॉट स्पेस नल। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी या किसी भी कॉलम पर क्या बना सकते हैं, प्राइमरी प्राइमरी की कांस्टेंट लगा सकते हैं। एक काम करता हूं, थोड़ा सा चेंज दिखाने के लिए अंडरस्कोर लगा देता हूं। एम्प्लॉय आईडी कॉलम ये रहा, और इस पर क्या लग गई, तो जिस समय आप टेबल क्रिएट करते हैं, कॉलम का नाम डेटा टाइप, उसी समय आप कांस्टेंट बता सकते हो। अब ये कोइंसिडेंटली तीनों के लिए सेम है, बार बार अलग अलग सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट का नाम बदलना। यहाँ पर यूनिक की जगह नॉट नल लिख देना है, और ऐसे ही प्राइमरी के वाले केस में अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर यूनिक और नॉट नल अलग बनाई क्यों, प्राइमरी की बना देते, इसी से हमारा काम हो जाता। इस रूल का ध्यान रखेंगे कि एक टेबल में प्राइमरी की कॉलम एक ही होता है, एक से ज्यादा प्राइमरी की कॉलम आप नहीं बना सकते, लेकिन एक टेबल में जितने चाहे उतने यूनिक की कॉलम हो सकते हैं, जितने चाहे उतने नॉट नल कॉलम हो सकते हैं, लेकिन एक ही कॉलम कोई ऐसा होगा जो प्राइमरी की कॉलम बन सकता है। अगर एक बन चुका है और आप दोबारा किसी को बनाते हैं तो फिर आपकी एरर आ जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्राइमरी की कॉलम एक ही होगा, यूनिक कॉलम, नॉट नल कॉलम जितने चाहे उतने हो सकते हैं, इवन आप सारे कॉलम को नॉट नल बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर हमें कांस्टेंट ऐड करना आ गया, ये तीन तो आ ही गए, प्राइमरी की, नॉट नल, यूनिक सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं, और एक और है चौथा जो पढ़ेंगे अभी आगे कभी, फॉरेन की। ये चार ही हैं जो बहुत यूज होते हैं। अभी फिलहाल तीन पर हमने अच्छे से काम करना सीख लिया, स्पेशली ऐड करना सीख लिया। चाहे तो बनी हुई टेबल के बीच में ऐड करना है तो कैसे करेंगे, या जिस समय टेबल बन रही है उस समय कैसे करना है तो कर लेंगे। एक चीज और सीख लेते हैं और आपकी क्लास खत्म करते हैं। सर टेबल से कांस्टेंट को हटाना है, तो हटाना का काम तो जब टेबल बनी है उस पर लगा हुआ है तभी हो सकता है। तो कांस्टेंट को हटाने के लिए एक ही रास्ता, अल्टर कमांड, और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि अगर आपने कांस्टेंट नहीं लगाना था तो या तो जब क्रिएट करी होगी तब लगाया ही नहीं होगा, या बीच में कभी लगाया है तब आपको हटाने की जरूरत पड़ी है। तो यहाँ लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम ड्रॉप प्राइमरी
तो इससे क्या होगा, प्राइमरी की हमारी ड्रॉप हो जाएगी। सर ये नहीं बताएंगे आप किस कॉलम से प्राइमरी की ड्रॉप करनी है? जब ऐड करते थे तो बताते थे कि किस कॉलम पर ऐड करनी है ना? जब ड्रॉप कर रहे हो तो नहीं बताओगे? क्योंकि अभी तो मैंने एक बात बोली थी कि एक टेबल में प्राइमरी की कितने कॉलम पर हो सकती है? एक। जिस पर होगी वहां से अपने आप हटा दी जाएगी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। बताना कॉलम तब पड़ेगा जब एक से ज्यादा कॉलम पर वो कांस्टेंट लगाया जा सकता हो। हाँ, अगर मैं 3 कॉलम पर अलग अलग यूनिक की कांस्टेंट लगा चुका हूं, अब मुझे वो हटाना है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि किस कॉलम से यूनिक की कांस्टेंट को हटाना। अभी क्या करोगे, अभी बस एंटर कर दो और मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए। अब अगर डिस्क्राइब करोगे, अब प्राइमरी की यहां से कल थर्सडे, कल ऑफ रहेगा। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को होगी, फ्राइडे को इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और जब आप प्राइमरी की लगा देते हैं टेबल पे, तो आपका जो ऑर्डर बाई वाला कॉन्सेप्ट है वो बदल जाता है। तो पहले मैं आपको ऑर्डर बाई दोबारा पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस बार आपका प्राइमरी की टेबल पे लगी हुई है, तो प्राइमरी की के साथ ऑर्डर बाई का बिहेवियर थोड़ा सा बदल जाता है, उसको सीखें।